अस्सलाम वालेकुम जगर, क्या हाल चाल है? खैरियत से हो? मेरी कम्युनिटी में बहुत से स्टूडेंट्स मेरे से डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछते हैं और इन डिटेल्ड क्वेश्चंस की मैं डेडिकेटेड डिटेल्ड वीडियोस बना के जवाब देता हूँ। हर बंदे का सिनेरियो यूनिक होता है, इस वजह से वो सिंपली यूट्यूब वीडियोस देख के एक्शनेबल एडवाइस नहीं ले सकता। ऑन द कॉन्ट्री, अगर एक ऐसा बंदा हो जो उनसे उनकी जर्नी के अंदर 2 कदम आगे, तो वो फिर बहुत अच्छी एक्शनेबल एडवाइस दे सकता है। इससे स्टूडेंट किसी रोड ब्लॉक में नहीं फंसता जिस तरह तुम इस वक्त फंसे रहते हो। उसका प्रॉब्लम इंस्टेंटली रिजॉल्व हो जाता है बिकॉज ही हैज मेंटर्स गाइडिंग हिम 24/7। तो अगर तुम भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हो, वेयर आई कैन गिव यू डिटेल्ड डेडिकेटेड video responses, so you can join using the link below. If not, then no worries because my free content is super valuable as well. Enjoy this gift from me to you where I'm addressing my community members' questions. Mahad का बहुत अच्छा question है कि Uzair bhai, whenever I'm talking to someone on specific topic or issue, I come across with one problem. My mind couldn't find the right words to convey my message effectively and hold its weight and eventually just talk like an average guy. Sometimes I have a lot of information I have in my mind to talk about but couldn't make it possible to make it flow from my mind to my tongue. Kindly share your 2 cents on it and actionable steps. रावी कुमार कह रहे हैं कि आई एम फेसिंग द सेम प्रॉब्लम ज़ैर भाई, व्हाट कैन वी डू। मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा टिप दूंगा जो मैंने कारवा की एक कॉल के अंदर दिया था टू दीज गाइस जो कारवा के मेंबर्स हैं, एंड जीशान ने इसको बहुत अच्छे तरीके से समराइज किया, तो आई एम गोइंग टू यूज दिस एज माई गाइड। ये मैंने बेसिकली रिस्पॉन्स किया था एक लड़के का जिसने एक्जैक्टली यही क्वेश्चन कारवा की कॉल के अंदर पूछा था। Whenever someone asks you a question, no matter the situation, use this mental checklist to gain control of the conversation and respond effectively. नंबर 1 प्रिंसिपल है कि आप बोलें कि ब्रदर आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये नहीं बोलना, ये बोलना है कि दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि the reason is कि even if the question isn't great, say that's an excellent question. And why? Because you're putting yourself in a position of power by leading the interaction. You just made someone feel important, and because you did that, तो इस वजह से आपको control मिल गया instantly conversation का. The other person feels flattered and begins to view you as helpful and intelligent. He automatically perceives you as intelligent and helpful, and it buys you extra time to think about your response. आप सोच सकते हो, enunciate कर सकते हो, formulate कर सकते हो अपनी ideas in the back of your head. Principle number 2 is you always pause before you speak. हम लोग चाहते हैं कि हम इंस्टेंटली रिस्पॉन्स कर दें एक बंदे का, और इसी वजह से हम लोग इफेक्टिव रिस्पॉन्स अपने दिमाग में फॉर्मुलेट नहीं कर पाते। तो आफ्टर हियरिंग अ क्वेश्चन, यू डोंट रिस्पॉन्ड इमीडिएटली. You take a slight pause that signals that you take the question seriously and you are thoughtful. This small delay enhances your credibility. And principle number 3 is use the packaging principle, which is a principle that I personally invented. और वो ये है कि बोलो, this is a principle which I, by the way, learned from one of my lawyer friends, जो बहुत बहुत अच्छा competent lawyer है। और वो ये है कि हमेशा ये बोलो कि यार इस सवाल के जवाब के लिए जो है ना वो बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं या 5 पॉइंट्स हैं। अब दिस डिपेंड्स ऑन आपके माइंड में इस वक्त कितने ज़्यादा आइडियाज़ चल रहे हैं। अगर आपके माइंड में इस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ नहीं है तो बोल दो 3, इस चीज़ में 3 पॉइंट्स हैं। और अगर आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ फ्लो कर रहे हैं, बोलो कि यार इस चीज़ में 5 पॉइंट्स हैं, इस सवाल के जवाब के 5 पॉइंट्स हैं। तो आप जो है जब ये बोलते हो ना, तो क्या होता है कि आपके माइंड में जब यूं करके थॉट्स घूम रही हैं ना, वो उनको क्या होता है कि वो एक लाइन में आ जाती हैं। जब आप बोलते हो ना 3 पॉइंट्स हैं, अब आप बोलते हो कि पहला रीज़न ये है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे से कोई पूछता है कि यार उज़ैर भाई फोकस कैसे करें, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाट आई वुड से इज कि यार इसमें ना 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 इज कि वी हैव टू गेट यूज्ड टू डिलेड ग्रेटिफिकेशन। हम लोग रील्स पे आदि हुए हैं और इस वजह से हम लोगों को बेसिकली फोकस नहीं करना आता है। इस वजह से वी नीड टू बी मेकिंग आवर माइंड्स यूज्ड टू डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अब ये थॉट बोलते हुए जो है वो मेरे माइंड में दूसरा पॉइंट आ गया है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें किताबें पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि किताबें पढ़ने की वजह से हमारे डोपामिन रिसेप्टर्स रिपेयर होते हैं। मैंने ब्रेन के बारे में बात की, अब मुझे तीसरा पॉइंट याद आ गया, विच इज़ कि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि हमने अपने एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स को ग्रो करना है। एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स जब ग्रो करेगा, और वो ग्रो करेगा बाय डूइंग डिफिकल्ट थिंग्स एंड डूइंग देम फर्स्ट, तो इसकी वजह से हमारा फोकस इंक्रीज करेगा। तो नोटिस करो कि इसकी वजह से जब आप पहला पॉइंट बेसिकली इनांसिएट कर रहे होते हो तो दूसरा पॉइंट आपके माइंड में ऑलरेडी आ जाता है। तो क्विक समरी इज कि whenever you are asked a question, use these 3 steps. Great question, you gain control and flatter them. Pause, reflect before you speak. Reflect before you speak. I'm sorry. And 3, there are 3 parts. This buys time and it structures your answer. So I hope that addressed your question, Mahad. This is a very powerful principle. और अगर आप इन 3 चीज़ों की चेकलिस्ट अपने माइंड में बना लेते हो when you're trying to address a question, तो this is going to make it so much easier. I hope this helped. जीशान का क्वेश्चन है जो मैंने अभी तक रीड नहीं किया, लेकिन मैं इस लोगों के ऊपर ही रीड करूंगा और फिर उसके बाद ही जवाब दूंगा। अस्सलाम वालेकुम ज़ैर भाई, होप यू आर डूइंग वेल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लाइफ मैनेजमेंट, एंड आई बिलीव मेनी पीपल, स्पेशली दोज इन डिमांडिंग करियर्स, कैन रिलेट टू दिस। वी ऑल हैव मल्टीपल गोल्स इन लाइफ दैट वी वांट टू अचीव, एंड मैनेजिंग देम ऑल कैन फील ओवरवेलमिंग। लेट मी शेयर माय सिचुएशन एज एन एग्जांपल। आई एम अ प्रोग्रामर एंड दिस फील्ड इवॉल्व्स रैपिडली. To stay relevant, I need to constantly upskill myself. Here are the major goals I am trying to manage. Learn Next.js, JavaScript, and React, which is easily a 6-month commitment. Explore AI automation since it's an emerging field. Find a remote job for better financial and lifestyle freedom. Eventually quit the 9 to 5 rat race. Build self-confidence. Improve my English communication skills. Focus on career growth and development. Work on my health. Gym, walking, cricket, and home workouts. Generate extra income and passive income. Learn about personal finance. Understand and invest in the Pakistan Stock Exchange. Make a plan to go abroad. Spend quality time with family. Personal branding, build audience, deepen my connection,
and understanding of Islam and follow religious practices. As you can see, all of these are major goals that require time, effort, and consistency. Sometimes this long list creates mental clutter and makes me feel overwhelmed. After a long day at work, which isn't even a regular 9 to 5, it's more like 11 to 12 hours, including travel, I feel mentally and physically drained. In that state, I don't know where to start, what to prioritize, or how to keep going without burning out. So, my sincere question to you is, how can one manage so many important goals without getting mentally exhausted or stuck in confusion? What mindset or practical approach would you recommend for tackling this kind of life workload effectively? जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर टाइम एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट एनी एडवाइस यू कैन ऑफर। मसला पता है क्या है? मसला सारा इसका है कि you just have too much on your table right now. I'll give you my personal example as an entrepreneur and as someone who also juggles several businesses, that it is almost the best skill that you can develop as a man, and that is avoiding the woman in the red dress and shiny objects in room. Essentially मेरे साथ भी इस तरह बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली जब आप एक ऐसे स्टेज के अंदर होते हो जब आप इनिशियल स्टेज के अंदर नहीं हो। पहले शुरू में जो आप पैसे नहीं कमाते थे उस स्टेज में नहीं हो, अब आप अच्छी अर्निंग करते हो, लेकिन अब आप फर्दर स्केलिंग वाले मोड के अंदर हो। अब जब आप स्केलिंग वाले मोड के अंदर होते हो तो आपको कॉन्स्टेंटली ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती हैं जो आप कहते हो अच्छा चलो ठीक है मैं इसके अंदर हाथ डाल देता हूँ। बट यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव अबाउट दिस, बिकॉज हर चीज़ के अंदर जिसके अंदर आप अपनी एनर्जी, टाइम, मनी और कमिटमेंट डालते हो वो आपकी अपनी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेसेस से जो है वो आपकी अटेंशन घेरती है। तो आपके केस के अंदर व्हाट आई वुड आस्क यू और इज एग्जैक्टली द क्वेश्चन व्हिच आई आस्क माई सेल्फ डेली, कि what is the action that I can take right now which can move the needle for me the most? Ask yourself this question. What are the 3 things that I can do right now which move the needle for me the most? सबसे ज़्यादा इस वक्त क्या चीज़ें आपके लिए नीडल मूव कर सकती हैं? अब बेयर इन माइंड इसके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोट करनी है कि हमने स्टार्ट हमेशा फंडामेंटल से करना है। अगर मैं इफ आई वर टू गो बैक इन टाइम टू उज़ैर व्हेन ही वाज इन 2022 या 2021, तो आई वुड आस्क माई सेल्फ कि यार अच्छा व्हाट आर द थिंग्स दैट आई कैन लर्न राइट नाउ or start learning right now which would move the needle for me the most? Well, 2022 I was pretty fat, so going to the gym is one thing and fixing your diet is one thing. I'll count that as one thing. Number 2, 2022 I couldn't interact with people for shit, so I would work on my communication, because these 2 things will play a direct effect on my career as a whole. And number 3 is push myself into uncomfortable situations, and that would be the end of my list. अब ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं, दोस्तों को टाइम देना, क्रिप्टो के बारे में सीखना, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बाद में आएंगी। आपने सारी चीज़ें फंडामेंटल्स के साथ आहिस्ता आहिस्ता करके करनी है। व्हेन आई गो बैक इन टाइम एंड आई ट्राई टू एनालाइज माय ऑनलाइन बिजनेस करियर, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि यार जब बंदा सब्जेक्टिवली एक सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व होता है ना इमोशनली, तो उसे लग रहा होता है कि यार मैं जो भी कर रहा हूँ ना मैं गलत कर रहा हूँ, बट एक्चुअली अल्लाह का प्लान डिफरेंट है ना। जब आप आगे जाते हो आप देखते हो, मैंने कॉपी राइटिंग सीखी, फेसबुक एड्स सीखे, कॉन्टेंट मार्केटिंग सीखी, अपॉइंटमेंट सेटिंग सीखी, अब ये सारी स्किल्स मैंने पीछे एक्वायर की। आज एज समवन के मतलब जो वो वाले बिजनेसेस रन करते हैं जो मैं अभी रन करता हूँ, वो सारी चीज़ों का मुझे फ़ायदा होता है क्योंकि मुझे मार्केटिंग सेल्स एक्सपीरियंस है। इसी वजह से मैं एक ई कॉमर्स ब्रांड लॉन्च कर सकता हूँ, इसी वजह से मैं ई कॉमर्स ब्रांड को लॉन्च करने के पीछे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी समझ सकता हूँ, इसी वजह से अगर लेट्स से मैंने उसके लिए एड्स रन करने हैं तो मैं एड्स रन कर सकता हूँ। मैं भी काफरा के लिए भी एड्स रन करने लगूँ तो मुझे पता है कि एड्स कैसे रन करते हैं। तो मुझे पता है इसके साथ साथ कि भाई मैंने अगर एक ऑफर पेज बनाना है तो उसके ऊपर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर कॉपी राइटिंग करनी है तो मुझे एटलीस्ट फंडामेंटल्स का पता है कॉपी राइटिंग का, ठीक है, पैसे कमाए मैं कॉपी राइटिंग। तो कहने का मकसद है इसके देखो जो आपका अभी वाला स्टेज है ना, इसके अंदर इन सब चीज़ों को ना काटो, इन सब में से 3 ऐसी चीज़ें निकालो जो इस वक्त सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देंगी, जो फंडामेंटल स्किल्स हैं। व्हाट इज दिस कम्युनिटी अबाउट? आपको अगर याद हो कि तो मैंने अभी तो VSL चेंज कर दिया कारवां का, लेकिन जो पहला VSL था उसके अंदर मैंने इस चीज़ को ओवर एम्फसाइज किया था कि व्हाट इज द फर्स्ट फंडामेंटल of the personal development space? Well, I would say it is confidence and self-confidence, because when you're confident, you can jump into the cold end of the pool. You can jump into uncomfortable situations, because अगर आपके पास confidence नहीं है तो आप अपने आप को uncomfortable situations में नहीं push करोगे, और जब आप अपने आप को uncomfortable situations के अंदर push नहीं करोगे तो आपको exposure नहीं मिलेगा, और जब आपको exposure नहीं मिलेगा तो उसकी वजह से आप grow नहीं करोगे, आप lessons नहीं learn करोगे, आप failures नहीं करोगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए सबसे बड़ा फंडामेंटल इस वक्त क्या है कि हम कॉन्फिडेंस अपना बिल्डअप करें एंड एज मच एज पॉसिबल बिल्डअप करें। तो आई वुड summarize this list, take out 3 most important things and only work on that, because you have so much time in your day। अगर आप उसके अंदर भी इस चीज़ के बारे में फिक्रमंद होगे कि यार अभी मेरा दिन का पहला काम हुआ है, अभी 27 तो और रहते हैं, तो फिर क्या होगा? अब अगर मैं भी कहता हूँ कि यार अच्छा चलो ठीक है मैं बिजनेस करता हूँ, मैं 10 बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ, 10 बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर देता हूँ, टाइम भी लगाने लग जाता हूँ, तो फिर सीधी बात है मैं फन्ने का बनने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरे से कुछ हो नहीं रहा होगा। तो ये वाली बात है, आप जो है वो सिंप्लीफाई करो चीज़ों को, सिंप्लीफाई योर पर्सनल लाइफ, सिंप्लीफाई योर प्रोफेशनल लाइफ। हर चीज़ को जितना सिंप्लीफाई करोगे और जितना डाउन टू द फंडामेंटल्स लेके जाओगे उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। अगर इतनी ज़्यादा क्लटर्ड लाइफ है
तो फिर कुछ नहीं पढ़ पाओगे। जनरल प्रोग्रेस करनी है, सेलेक्ट 3 थिंग्स व्हिच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हिच आर मूविंग द नीडल फॉर यू राइट नाउ, एंड ओनली फोकस ऑन दैम। दैट इज हाउ यू मेक ट्रू प्रोग्रेस इन लाइफ। So there a question है for every man out there. Recently I watched a podcast where the speaker shared some powerful advice. Never marry a woman who has the following habits. Number 1, super emotional women, she'll never let you live in peace. Number 2, thankless nashukri women, you'll die poor otherwise. Number 3, a woman out of pity because you'll regret forever. Number 4, a woman who talks bad about her parents and family because she'll do the same for you. Only marry a sabir and shakir woman and your life will not be less than heaven. I understood some of the points but not getting some of these. Can you please explain it? That's a very good question. इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि the life partner that you choose is probably one of the most important decisions of your life and you shouldn't take that decision lightly. हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हुस्न को बहुत ज़्यादा पेडेस्टलाइज कर देते हैं। आपने खुद बहुत ज़्यादा लड़कों को देखा होगा जिन ज़ाहिर नज़र आ रहा होता है कि जिस लड़की के साथ इन्वॉल्व है वो अच्छी नहीं है उसके लिए, शी इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर हिम, बट वो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एडमेंट होगा कि भाई मैंने इसी से शादी करनी है क्योंकि उसे वो खूबसूरत बहुत लगती होगी, वो इमोशनली इन्वॉल्व होगा बहुत ज़्यादा उस लड़की के साथ। तो पहली चीज़ तो ये बात समझ लो कि भाई आप लोगों को ये बात शायद कंट्रोवर्शियल लगे लेकिन मैं इसी चीज़ में बिलीव करता हूँ और मेरा ख्याल है कि इसी तरह होना चाहिए, और वो ये है कि कभी भी एक लड़की को शादी से पहले कभी भी इमोशनली पेडेस्टलाइज ना करो कि भाई ये तुम्हारी खुदा बन गई है। क्योंकि हम लोग बॉलीवुड मूवीज़ देख के इसी चीज़ के ऊपर ट्रेन हुए होते हैं कि भाई लड़की जो है वो उसके पीछे बस फना हो जाओ और 100% अपनी लाइफ सारी उसके पीछे छोड़ दो। देखो, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग पर्सनल फ्रॉम माई ओन लाइफ। आई हैव बीन इन्वॉल्व विद समवन फॉर अ गुड पार्ट ऑफ अ ईयर एंड मेरी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है उसके साथ। दिस इज मोस्ट प्रॉब्ली द गर्ल आई एम गोइंग टू एंड अप मैरिंग, एंड मेरा उसके साथ यही है कि यार बिकॉज शी नोज कि यार इस बंदे के गोल्स हैं, ये एक्चुअली ज़िंदगी में कुछ पढ़ना चाहता है और पढ़ रहा है, तो इस वजह से वो भी इस चीज़ को रिस्पेक्ट करती है कि यार अच्छा चलो ठीक है। मतलब शुरू में मुझे उस चीज़ पे उसे काफ़ी ज़्यादा बहलाना पड़ा कि यार मैं बहुत ज़्यादा तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगा, लेकिन बहुत सी लड़कियां इस चीज़ को ना समझें। बहुत सी लड़कियां कहें कि यार ये तो टाइम ही नहीं देता, छोड़ो मैं इसके साथ नहीं टाइम गुजार सकती, एंड शी विल कॉज यू ऑल काइंड्स ऑफ हेडेक्स, राइट। बट कुछ लड़कियां होती हैं जो एक्चुअली अच्छी भी होती हैं, और मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि जब अपने आप को आप हील करते हो ना तो आप अपनी रिलेशनशिप्स भी ऐसी अट्रैक्ट करते हो जो हील्ड वेमेन की होती हैं। जहाँ तक ये बात है ना कि सुपर इमोशनल वेमेन एंड शी नेवर लेट यू लिव इन पीस, तो पहली बात तो ये समझ लो कि इमोशनैलिटी जो है वो लड़कियों की सुपर पावर है। वो हर लड़की इमोशनल होती है और वो लॉजिक के रेलम के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं सोचती, वो इमोशन के रेलम के अंदर ही ज़्यादा सोचती हैं। वो ये नहीं सोचती कि यार इस लड़के ने जो है वो मेरे लिए क्या किया था, वो ये देखती है कि उस लड़के ने मुझे क्या फील कराया था। अगर एक लड़का है जो उसे बहुत अच्छे इमोशंस फील कराते हैं, एंड बाय द वे अगेन कंट्रोवर्शियल एडवाइस, बट लड़की आपसे सिर्फ तब अट्रैक्टेड होती है जब वो हर इमोशन आपके साथ फील करती है। बाय हर इमोशन आई मीन गुड एंड बैड इमोशंस। मैं आपको बताता हूँ इसकी रीजनिंग। बिकॉज देखो, लड़कियां क्योंकि इमोशनल है ना, तो इस वजह से ये उनकी सुपर पावर है। इमोशनल होने की वजह से वो इमोशन को क्रेव करती है, सिंपल सी बात है। इमोशन क्या है? इमोशन बैड भी होता है, इमोशन गुड भी होता है, तो कभी कभी बैड इमोशंस भी फील कराने पड़ते हैं। अगर आप पूरी जिंदगी सिर्फ लड़कियों को अच्छे इमोशंस देते रहोगे, एज एन एग्जाम्पल कि लड़की ने आपके साथ बहुत ज्यादती की है, बहुत गलत किया आपके साथ, आप फिर भी दफ्तर से वापसी पे उसके लिए फूल लेके जाओ, तो क्या वो आपको रिस्पेक्ट करेगी? ऑब्वियसली नहीं करेगी। ये हर रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बोल रहा हूँ कि इवन इफ इट्स अ गर्लफ्रेंड, अ वाइफ, अ मदर, अ सिस्टर, हूएवर इट इज, कोई भी रिलेशन आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा कि अगर आपकी वो डिसरिस्पेक्ट करती है और फिर भी आप आगे से अच्छे इमोशंस फील करा रहे हो। तो देखो, इमोशनैलिटी तो लड़की की सुपर पावर है। अब आपके ऊपर मर्द होते हुए ये चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप इस चीज़ के बारे में कॉग्निटिवली सोचो कि यार एक लड़की इमोशनल है, और ये जो बंदा इस चीज़ के साथ नहीं एग्री करेगा वो मोस्ट प्रॉब्ली उसने लड़कियों के साथ इतना ज़्यादा डील नहीं किया। और मैं आपको, आई एम नॉट प्राउड ऑफ दिस, बट मैंने बहुत ज़्यादा लड़कियों के साथ डील किया है, तो मुझे इस बात का अंदाजा है कि लड़की आपसे अट्रैक्ट कैसे होती है, क्यों होती है। इस वजह से होती है जब आप उसे इमोशनैलिटी फील कराते हो। ये एक नेचुरल लड़कियों के अंदर इंपेरेटिव है। तो इमोशनैलिटी महसूस कराना गुड एंड बैड उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी वजह से लड़कियां ड्रामे ज़्यादा देखती हैं और लड़के ड्रामे कम देखते हैं। इसी वजह से लड़कियां गॉसिप ज़्यादा करती हैं और लड़के गॉसिप कम करते हैं। वजह उसकी क्या है? इसी वजह से लड़कियां एक्सप्रेसिव ज़्यादा होती हैं और लड़के एक्सप्रेसिव कम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इमोशनल रेलम के अंदर रहती हैं और हम लॉजिक के रेलम के अंदर रहते हैं। तो इस वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इमोशनली उसके हर स्पेक्ट्रम के अंदर उसके इमोशन को जो है वो स्वाइप करो ज़रूर। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि जाके आप अपनी लड़की को जाके लात मारो, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपने अपनी रिलेशनशिप के अंदर गुड इमोशन एक्सप्रेस करना है और कहाँ पे बैड इमोशन एक्सप्रेस करना है। बिकॉज समटाइम्स शी विल डिसरिस्पेक्ट यू एंड शी विल बी टेस्टिंग यू, एंड उस मोमेंट पे अगर आप अच्छे तरीके से रिएक्ट करते हो और आप फूल दे रहे हो और जानू मानू कर रहे हो तो फिर वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगी। तो सुपर इमोशनल वेमेन, मैंने अपनी लाइफ में एक लड़की के साथ एक दफ़ा ऐसे डील किया। मैं काफ़ी पुरानी बात है, लेकिन इस लड़की के अंदर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व था और ये लड़की जो है वो बहुत मूडी किस्म की थी। इसके इमोशन या तो कभी भी बहुत अच्छे होते थे, मेरे साथ बहुत अच्छी तरीके से डील करी होती थी और हमारी बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन होती होती थी। टू डेज लेटर आई वुड मीट हर एंड
किसी बात पे रूठी होती थी। तो मैं सोचता था यार मैंने क्या बोला है मैंने एग्जैक्टली ना, तो मैं उससे फिर पूछता था और उसे नज करता था कि यार क्या हुआ है तुम्हें ना। और फिर मेरा, क्योंकि तब मैं बच्चा था तो मेरा मेंटल पीस उस चीज़ से पक हो रहा होता था कि यार मतलब मैंने क्या किया इसके साथ, मैं तो इतनी मोहब्बत करता हूँ उससे। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मेरा उसके साथ एक्सपीरियंस रहा। तो इस वजह से येस आई डू एग्री कि यार हाँ सुपर इमोशनल वेमेन हाँ होती हैं कुछ, जो बहुत ज़्यादा इमोशन के स्पेक्ट्रम के अंदर होती है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रॉमा कैरी किया होता है अपनी लाइफ के अंदर। एंड ये जनरली आपको, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात बताऊँ तो ये ज़्यादातर आपको मिडिल सिबलिंग्स के अंदर नजर आता है। जो मिडिल सिबलिंग्स लड़कियां होती हैं उनको इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं मिली होती जितनी छोटी को मिली होती है और बड़ी को मिली होती है। तो बीच वाली हमेशा ये रोने धोने करती रहती है कि भाई मुझे बचपन में कभी लिफ्ट नहीं मिली, तो वो अपने साथ ये ट्रॉमा कैरी करती है। दूसरी बात ये कि कुछ ऐसी भी इमोशनल लड़कियां होती हैं जो कहती हैं कि यार मुझे कभी भी कोई अच्छा पार्टनर मिला ही नहीं है, तो इस वजह से वो अपने साथ वो हेटफुल एनर्जी क्योंकि कैरी कर रही होती है, तो इसी वजह से वो फिर देर नॉट गुड टू बी इन रिलेशनशिप्स विद। नेक्स्ट आ जाते हैं थैंकलेस नाशुक्री वेमेन। थैंकलेस नाशुक्री वेमेन जनरली पता है कौन सी लड़कियां होती हैं, जो जिन्हें ना बहुत ज़्यादा ट्रॉमा कैरी कर रही होती हैं। एज एन एग्जाम्पल लेट से कि एक बिल्ली है, वो जब छोटी होती थी ना तो एक दफ़ा एक गाड़ी जो है वो उसके पैर के ऊपर से, पंजे के ऊपर से गुजर गई थी। इस वजह से उसके पंजे पे जो है वो बड़ी सख्त किस्म की चोट लगी हुई, पूरी ज़िंदगी वो उस चोट को लेके घूमती रही है। जब कोई बंदा उसे इंसान प्यार करने के लिए आएगा तो वो पीछे होगा कि यार तुम क्यों, व्हाई आर यू ट्राइंग टू लव मी। और जब कोई बंदा आगे फोर्सफुली आगे हाथ कर देगा तो वो उसे पंजा मार देगी, उसे हर्ट करेगी। तो ये नाशुक्री वेमेन जनरली वो लड़कियां होती हैं जो जिन्हें ना बचपन के अंदर, अर्लियर ईयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रॉमा देखने को मिला होता है। तो येस, इन दिस केस येस, बहुत जो नाशुक्री वेमेन होती हैं दे आर नॉट रियली गुड टू डील विद। बट मैं आपको ये भी बात बताऊं कि यार देखो हम लोग इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड करते। देखो लड़के अपने आप के ऊपर कितना ज़्यादा काम करते हैं, पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, कम्युनिकेशन इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, फिजिक इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। लड़कियों को भी चाहिए कि वो अपने आप के ऊपर वर्क करें। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि वो भी अपनी जिम जाना शुरू कर दें, दफ्तर अपना बना लें, बिजनेस स्टार्ट कर लें, मैं ये नहीं बोल रहा। देखो लड़कियों के रेल्म्स डिफरेंट है ना, अपने उन रेल्म्स के ऊपर तो एटलीस्ट काम करें ना। अगर उन्हें अपने अंदर नजर आ रहा है कि उनके अंदर ट्रॉमास हैं और इसकी वजह से वो अपनी रिलेशनशिप्स के अंदर अपने साथ जो भी लड़कियां इन्वॉल्व होती हैं उन्हें हर्ट करती है, तो उन्हें चाहिए कि वो उस चीज़ पे इंप्रूव करें। सेल्फ इंप्रूवमेंट इज फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, राइट। चलो ठीक है, रेल्म्स डिफरेंट है कि यार लड़के जो है वो ज़रा पैसों के ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं, फिजिक के ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं, रिस्पेक्ट के ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं, कम्युनिकेशन के ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं। बट लड़की के लिए भी कुछ जिम्मेदारियां हैं ना, वो क्यों नहीं करती। उसके अंदर इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, लड़कियों की सेल्फ इंप्रूवमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर लड़कियां एक्सपेक्ट करती हैं कि जस्ट बिकॉज दे प्रिटी तो इस वजह से हर लड़के को जो है वो उनके कदमों में होना चाहिए। बट एक्चुअली दैट्स नॉट द केस। बट आपको कुछ लड़कियां ऐसी भी नजर आएंगी पाकिस्तान के अंदर, और मैं इस प्रोपेगेंडा में नहीं बिलीव करता कि अच्छी लड़कियां खत्म होंगी, क्योंकि नहीं हुई। मैं बहुत सी लड़कियों से मिला हूँ जो बहुत बहुत अच्छी लड़कियां हैं, एंड वो ये वही लड़कियां होती हैं जो इंट्रोस्पेक्शन करती हैं, सोचती हैं चीज़ों के बारे में कि अगर मेरे अंदर कोई खामियां हैं तो मैं इन्हें ठीक करूँ। वो बट कुछ लड़कियां होती हैं जो स्पॉइल्ड घरानों से होती हैं, जो कहती हैं कि यार अच्छा चलो ठीक है, मुझे तो डैडीज प्रिंसेस बना के रखा गया पूरी ज़िंदगी, तो इस वजह से मुझे किसी चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ऊपर तो बचपन से लड़के मर रहे हैं। तो इस वजह से उन्हें, क्योंकि पूरी ज़िंदगी ये फीडबैक मिला होता है कि एवरी वन लव्स मी फॉर हु आई एम, तो इस वजह से वो अपने ऊपर नहीं वर्क करती। तो इस वजह से यू शुड चेस अ वुमन, और एक्चुअली यू शुड नेवर चेस अ वुमन, बट यू शुड ट्राई टू अट्रैक्ट अ वुमन जो जेन्युइनली जो है वो अपने आप के ऊपर काम भी करती है, इंट्रोस्पेक्शन करती है, शी रीड्स बुक्स, she learns about herself, learns about her emotions and tries to understand her emotions. मैं पहले जो है वो इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा बिलीव करता था बैक वन इन 2019 एंड 20, जब बहुत ज़्यादा रेड पिल क्रिएटर्स का राइज आया था कि यार बस लड़की जो है वो एक ऐसी होनी चाहिए जो बस फेमिनिन हो, अनएजुकेटेड हो और सिर्फ सबमिसिव हो। बट मैं जनरली अब इस चीज़ के अंदर बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि जो लड़कियाँ एजुकेटेड होती हैं वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, जो हु नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। तो मुझे एजुकेशन बहुत पसंद है, इन द मैस्कुलिन एंड इन द फेमिनिन रेल्म। मैं लड़कों को भी बहुत इंपावर करता हूँ कि अपने आप को एजुकेट करो, क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछो, ऑलवेज बी ए क्रिटिकल थिंकर, लकीर के फकीर कभी ना बनो, अपने पैशन को चेस करो, अपनी स्पेसिफिक करियर या फील्ड के अंदर ये प्लेयर बनने की कोशिश करो, एंड दैट इज समथिंग दैट आई वुड रेकमेंड टू वुमेन एज वेल। बिकॉज मैं आजकल के टाइम के अंदर जितनी भी ऐसी लड़कियों को देखता हूँ जो अपनी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर ये प्लेयर्स हैं, मैं उनसे बहुत अट्रैक्ट होता हूँ। एक लड़की है इंस्टाग्राम के ऊपर, शेल्बी हाज, सेल्स के बारे में कंटेंट बनाती है, बट वो मुझे जनरली बहुत अट्रैक्टिव लगती है, और वो इस वजह से नहीं कि वो फिजिकली अट्रैक्टिव है, बिकॉज शी नोज अ लॉट अबाउट सेल्स। तो इस वजह से मैं भी उससे लर्न करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार लाइक शी इज़ वेरी अट्रैक्टिव। लेला हॉर्मोजी इज अनदर एग्जाम्पल। लेला हॉर्मोजी अब कन्वेंशनल स्टैंडर्ड से अगर मैं देखने की कोशिश करूँ कि अगर वो अपने नॉलेज और एजुकेशन को साइड पे कर दे, सिर्फ अगर मैं उसकी फिजिकल लुक्स के बारे में बात करूँ, मुझे इतनी खूबसूरत नहीं लगती, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि शी हैज सो मच गुड नॉलेज एंड शी सो मच्योर, तो दैट मेक्स हर वेरी अट्रैक्टिव टू मी। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं यार मेरी नज़र में। आप जैसे जैसे अपनी लाइफ के स्टेजेस के अंदर इवॉल्व करते हो, योर स्टैंडर्ड्स इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्शन, योर स्टैंडर्ड्स इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ पीपल दैट यू वांट टू हैंग आउट विद चेंज। तो कभी भी अपने आप के ऊपर एक दायरा ना लगाओ कि यार बस इस दायरे से बाहर मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं आ सकती। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि कभी भी अपनी आइडेंटिटी को अपने बिलीव्स के साथ जोड़ना नहीं है, हमेशा अपने बिलीव्स को साइड पे रखना है, क्योंकि बिलीव्स आपकी चेंज करते रहते हैं। अगर आप एक बिलीव के साथ डट जाते हो ना, और यूर द काइंड ऑफ पर्सन जो जिसके ऊपर जो इंडोक्ट्रिनेशन की जाती है वो 100% उस चीज़ के अंदर बिलीव करने लग जाता है, तो फिर उसका माइंड ओपन नहीं होता फॉर न्यू बिलीव्स। तो कभी भी अपने आप को बिलीव्स के साथ इतना ज़्यादा टाई ना करो, हमेशा
always leave your mind open for critical thinking and for reprogramming sometimes, because sometimes you will need to instill new belief sets. हमेशा हर लाइफ के फेज के अंदर आपको नए बिलीफ सेट्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे. A woman out of pity because you'll regret forever. I do agree with this वैसे, क्योंकि कुछ लड़कियां होती हैं जो बस इतना ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा कैरी कर रही होती हैं फ्रॉम चाइल्डहुड के, वो अपने आप को इंप्रूव नहीं करती है. अगेन मैं ये सारी चीज़ें ज़रूर बोलूँगा कि सब चीज़ें लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्रूवेबल हैं. वो अलग बात है कि लड़कियां इंप्रूव नहीं करती क्योंकि उन्हें पूरी ज़िंदगी सोसाइटी के अंदर फ्रॉम अ पेडेस्टलाइज पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है, और हुसन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट. देखो मैं तो आपको ये चीज़ सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ. देखो अब क्या है, लड़के जो है वो बहुत ज़्यादा सिवियर किस्म के जो है वो स्कैर्स हैं, कभी भी लड़कियों से बात नहीं की होती उन्होंने. तो इस वजह से लड़कियां उनके लिए अपने दिमाग के अंदर खुदा होती हैं. एडल्ट कंटेंट का अलग प्रॉब्लम है हमारी कंट्री के अंदर, क्योंकि हम लोग इतने सेवियरली हम लोग दूर हैं फीमेल अटेंशन से ना, हमें कभी भी मिलती नहीं है. को एजुकेशन हमारे स्कूल्स के अंदर होती नहीं है. अगेन दिस इज ओपन फॉर डिबेट, लेकिन को एजुकेशन हमारे स्कूल्स के अंदर नहीं होती. हम लोग पहली दफ़ा अपने कॉलेज वाले ईयर्स या यूनिवर्सिटी वाले ईयर्स के अंदर पहली दफ़ा जाके लड़कियों को देखते हैं. उससे पहले हम लोगों ने प्यूबर्टी हिट कर ली होती है. हम ये एडल्ट कंटेंट देखने लग जाते हैं लड़के. हम लोग बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर देखते हैं कि सारी ज़िंदगी का मकसद ही मोहब्बत है. तो फिर जब हम लोग अपने ए लेवल्स या अपने FSC या अपने कॉलेज या अपने यूनिवर्सिटी ईयर्स के अंदर आते हैं, तो हम लोगों के सामने एक ऐसी जनता मनता आ जाती है कि यार ये तो एक ऐसी चीज़ है कि भाई जिससे मैंने पहले कभी ज़िंदगी में बात ही नहीं की थी, तो हम उससे जो है वो ये खुदा बना देते हैं. तो ये खुदा बनाने की वजह से क्या होता है कि लड़कियां जो है वो देखती है कि यार हमें तो अपने आप के ऊपर एज सच काम करने की हमारी शक्ल ही काफ़ी है, हमारी शक्ल ही काफ़ी है. तो इस वजह से वी डोंट रियली नीड टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स, बिकॉज हमारे पीछे जो लड़के मरते हैं. तो एक लड़का अगर मर रहा था और उसके साथ मेरी बात नहीं बनी, कोई मसला नहीं, इसको दफ़ा करो, मुझे अपने आप के ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं. मुझे मेरे पीछे तो बचपन से लड़के मर रहे हैं. तो इस वजह से वो कभी भी अपने आप के ऊपर वर्क नहीं करती. और बिकॉज वो अपने आप के ऊपर वर्क नहीं करती, लड़के अपने आप के ऊपर काम कर रहे होते हैं, लड़कियां इतना ज़्यादा अपने ऊपर काम नहीं कर रही होती है. एंड इस वजह से फिर सोसाइटी के अंदर एक इम्बैलेंस बना रहता है. बट बाहर के ममालिक के अंदर अगर आप देखो तो लड़कियां अपने आप के ऊपर काम, लड़कियां मेडिटेट करती हैं, लड़कियां पिलाटीज करती हैं, लड़कियां जिम जाती हैं, लड़कियां ये सारे काम करती हैं, और उससे फिर वो अपने आप को इंप्रूव करती हैं. एंड देन फिर ज़रा बेहतर किस्म के बॉन्ड्स बनते हैं. मेरा ये ज़ाती ओपिनियन है. इसमें बहुत ज़्यादा हिसाब की तरबियत का भी होता है, इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा सोसाइटल प्रोग्रामिंग का भी होता है. तो सोसाइटल प्रोग्रामिंग जो है वो लड़कियों के स्टैंडर्ड्स को नीचे लेके जा रही है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर. बट अब ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो किरदार अब इसके अंदर रह जाता है पेरेंटिंग का, कि आपकी पेरेंटिंग कैसी है. तो अगर तो पेरेंटिंग अच्छी होगी किसी लड़की के घर से, तो वो लड़की अच्छी लड़की होगी. लेकिन अगर पेरेंटिंग अच्छी नहीं है तो फिर वो लड़की शी विल कॉज प्रॉब्लम्स इन द रिलेशनशिप. तो ये इम्बैलेंस बेसिकली इस वजह से एग्जिस्ट करता है बिकॉज लड़के इसेंशियली स्कैरसिटी में रहते हैं, और लड़के स्कैरसिटी में इस वजह से रहते हैं बिकॉज लड़के अपने ऊपर काम नहीं करते. अब मैं इसके अंदर बिल्कुल भी ब्लेम लड़कियों के ऊपर नहीं लेके जाऊंगा. मैं चाहता हूँ कि मैं सारा ब्लेम लड़कों के ऊपर करूँ. क्यों? क्योंकि लड़के मेरी ऑडियंस है, प्राइम ऑडियंस है. मैं चाहता हूँ कि वो अपने आप के ऊपर काम करके इन प्रॉब्लम्स के ऊपर ना फोकस करें, अपने आप के ऊपर फोकस करें. बिकॉज इफ यू वर टू आस्क योरसेल्फ कि यार अच्छा चलो ठीक है, मैं अपने अपने अंदर क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकता हूँ जिसकी वजह से मैं एक बेहतर लड़की को अट्रैक्ट कर सकता हूँ, मैं अपने आप के ऊपर इस तरह वर्क कर सकूँ. वर्क ऑन माई फिजिक, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, इंग्लिश स्पीकिंग, मनी, फिजिक, इन सब चीज़ों के ऊपर अगर मैं काम करता हूँ तो मेरे चांसेस ऑफ बीइंग लैंडेड विद अ गुड क्वालिटी गर्ल. एंड बाय अ गुड क्वालिटी गर्ल व्हाट डू आई एग्जैक्टली मीन? अ गुड क्वालिटी गर्ल एसेंशियली मीन्स समवन जो आपको हुस्न के तौर पे भी अच्छी लगती है. बिकॉज आई बी ऑनेस्टली फिजिकल अट्रैक्टिवनेस डज मैटर. डोंट लेट समवन टेल यू कि इट इज शैलो ऑफ यू, बिकॉज इट इज नॉट. बिकॉज लड़की भी जो है वो आपकी तरफ जब देखती है तो पहले आपकी शक्ल सूरत ही देखती है, और फिर ये डिटर्मिन करती है कि यार अच्छा मैं इससे बात करूँ या ना. तो लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू, लड़का जब लड़की को देख रहा है, मेरे लिए फिजिकल अट्रैक्टिवनेस मैटर करती है, बिकॉज दैट इज द डोर. एक दफ़ा वो दरवाज़ा खुलता है, उसके बाद पर्सनालिटी के बारे में बात करना शुरू करते हैं. थोड़ा सा डी ट्रैक हो गया, लेकिन कहने का मकसद है लड़के अपने आप के ऊपर काम करें. जितना ज़्यादा अपने आप को बेहतर बना सकते हो उतनी ज़्यादा आपके लिए लड़की भी अच्छी मिलेगी आपको. अ वुमन हू टॉक्स बैड अबाउट हर पेरेंट्स एंड फैमिली बिकॉज शी विल डू द सेम फॉर यू. दिस एंड कि अगर लड़की जो है वो अपने दोस्तों के बारे में जिनके साथ वो हैंग आउट करती है उनके बारे में आपके पास आगे बोलती है, तो सारे फजूल हैं. बिकॉज अगर वो ये कर सकती है ना, तो कल को जब आपके साथ उसकी बात नहीं बनी होगी तो वो आप अपने दोस्तों को जाके बोल रही होगी कि ये बंदा तो फजूल है, ये तो 2 नंबर बंदा है. बिकॉज वो इस चीज़ के ऊपर प्रोग्राम नहीं है. तो जनरली जो लड़कियां गॉसिप करती हैं हमेशा उनसे दूर रहो, बिकॉज दे विल कॉज ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स टू यू इन द फ्यूचर. तो यस, किसी हद तक की पॉइंट्स करेक्ट हैं, बट आई वोंट टेल यू टू एवर बाउंड योर सेल्फ टू अ बॉक्स. बिकॉज जब तक आप बॉक्स में हो तो फिर आप उस स्पेसिफिक बॉक्स के बस गुलाम हो. तो कभी भी इन 4 पॉइंट्स के गुलाम ना बनो. आस्क योर सेल्फ, ब्रिंग अप 4 पॉइंट्स फ्रॉम योर सेल्फ, क्योंकि ये 4 पॉइंट्स हर बंदे के लिए फ़र्क होंगे. मेरे से पूछोगे, मैं 4 डिफरेंट पॉइंट्स बताऊंगी भाई ये चीज़ें लड़की के अंदर हों तो मैं उससे शादी नहीं करूँगा. आपके लिए फ़र्क होंगे, जीशान के लिए फ़र्क होंगे, हर बंदे के लिए फ़र्क होंगे. तो कभी भी अपने आप को किसी डब्बे के अंदर ना डालो. एंड ऑलवेज बी ए क्रिटिकल थिंकर. ये वही वाली बात है, लड़की का फ़कीर नहीं बनना. तो आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू. एंड बाय द वे जो मेरी जो पूरी मास्टर क्लास है रिलेशनशिप मास्टरी की, वो मैं मोस्ट प्रॉब्ली जल्द जो है वो कारमा के अंदर ऐड कर रहा हूँ. ये वो लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं जो $5 पे इस कम्युनिटी के अंदर बैठे हुए, क्योंकि उन्हें भी ये चीज़ मिल रही होगी. लेकिन बहुत जल्द मैं उसे ऐड करूँगा. लेकिन उसे ऐड करने से पहले मैं एक हेफ्टी प्राइस बाउंड करूँगा. तो नॉट फॉर यू गाइस जो $5 पे हैं, जितने भी आपने ज्वाइन किया था, आपके लिए हमेशा के लिए उतनी की ही रहती है, अनलेस यू लीव द कम्युनिटी एंड ज्वाइन अगेन.
तो मैं जल्द वो वाली मास्टर क्लास भी ऐड करने लगा। उसके अंदर मैंने बहुत मजे की वो मास्टर क्लास है, उसके अंदर मैंने सारी ये रिलेशनशिप्स वाली बात और हाउ टू अट्रैक्ट अ गर्ल हु इज मैरिज मटीरियल उसके बारे में सब कुछ बताया हुआ। तो डू वेट ऑन दैट। मोस्ट प्रॉब्ली कुछ ऐसे बाद में ऐड कर दूंगा, शायद अगले महीने, मोस्ट प्रॉब्ली। तो लुक फॉरवर्ड फॉर दैट। आई होप दैट एड्रेस योर क्वेश्चन। लंबा जवाब हो गया, लेकिन आई थिंक आपको किसी हद तक मेरे बातों की एसेंस समझ आ गई होगी। तो आई होप दैट हेल्प उजैर। अब्दुल रहीम हैज़ अ वेरी यूनिक क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज इसके ऊपर जो है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ एंगर के बारे में। अब्दुल रहीम ने पूछा कि हाउ डू यू गाइस डील विद ट्रैफिक वार्डन्स हु मिसबिहेव। अब बहुत से लोगों के साथ ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी होगी या फिर एक दफ़ा लाइफ में ज़रूर होगी कि आप गाड़ी चला रहे होंगे, रास्ते में जो है वो कहीं पे फॉर एग्जांपल आपको चलान के लिए ट्रैफिक वार्डन रोक लेता है और आके आपके साथ मिसबिहेव करने लग जाता है। द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन पॉसिबली डू is respond in the same way, react in the same way. Because if you're reacting in the same way, you're basically feeding that vibration, that energy. अब आप ये चीज recognize करने की कोशिश करो कि from an objective point of view अगर आप अपनी इमोशनैलिटी साइड पे रख दो तो जो जिस वाइब्रेशन के ऊपर ट्रैफिक वार्डन वाइब्रेट कर रहा है उस वाइब्रेशन की वजह से उसने इस किस्म की लाइफ अट्रैक्ट की हुई है। इफ ही न्यू बेटर थिंग्स, इफ ही सीक बेटर नॉलेज, इफ ही हैड अ स्ट्रॉन्गर माइंडसेट, एंड अगर वो उस वाइब्रेशन के ऊपर वाइब्रेट कर रहा होता है जिसमें ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ एज बिगर, तो गरीब से गरीब तर लोग भी उठ के ऊपर तक आए हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो भी नहीं उठ सकता, वो भी उठ सकता है, बट वो एक सर्टन लेवल पे वाइब्रेट कर रहा है। उस सर्टन लेवल ऑफ वाइब्रेशन की वजह से, क्योंकि वो अपनी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट फील करना चाहता है, इस वजह से वो जो भी बंदे जिसको रोकेगा उसके साथ मिसबिहेव करेगा। एक शो है हाउस ऑफ द ड्रैगन, उसके अंदर एमंड टारगेरियन को जब पता चल जाता है ना कि रेनीरा की साइड पे जो है वो ज्यादा ड्रैगन्स हैं, तो वो जब इस चीज से पिस ऑफ होने लग जाता है ना, तो वो क्या करता है कि एक टाउन होता है रुक्स रेस्ट, उसे अपने ड्रैगन के ऊपर पूरा जला के आ जाता है। और वो स्ट्रेटेजिकली एक बहुत बैड और इमोशनल मूव होता है, लेकिन वो इस वजह से करके आते हैं ताकि वो अपने आप को इंपॉर्टेंट फील करा सके, अपनी लॉसेस को जो है वो बेसिकली कॉम्पनसेट कर सके, विच इज द सेम थिंग विच इज हैपनिंग विद यू राइट नाउ। जो ट्रैफिक वार्डन जिसने आके आपके साथ मिसबिहेव किया है, ही डिड इट बिकॉज ही वांटेड टू फील इंपॉर्टेंट एंड ही वांटेड टू फील सीन एंड ही वांटेड समवन टू गिव इंपॉर्टेंस टू हिम। तो जब वो आपके साथ इमोशनली रिएक्ट करते हो और आप वापस इमोशनली रिएक्ट करते हो, तो यू फीड हिज ईगो एंड यू मेक हिम फील इंपॉर्टेंट बिकॉज यू रिएक्टिंग टू हिम इन दैट स्टेट मेक्स हिम फील इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंडली, आपके साथ ये हुआ कि जब आपने उसके लेवल के ऊपर वाइब्रेट कर लिया, तो आपने यूनिवर्स को ये सिग्नल दिया है कि इस छोटी सी चीज़ की वजह से मैंने इतना ज़्यादा इमोशनली रिएक्ट किया है। तो अल्लाह किसी के ऊपर भी अपने कंधों के हिसाब से जितने उसके कंधे बर्दाश्त कर सकते हैं प्रेशर, उससे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालता। तो एक बड़ी लाइफ है उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर है, बट एक छोटी लाइफ है उसके अंदर इतना प्रेशर है। छोटी लाइफ के अंदर एक छोटे से प्रॉब्लम की वजह से आपने इतना ज़्यादा रिएक्ट कर दिया, तो अल्लाह और यूनिवर्स आपको देख रही है और अल्लाह देख के कह रहे हैं कि यार अच्छा, इसके ऊपर शायद मैं इससे बड़ी लाइफ का बोझ नहीं डाल सकता, क्योंकि इसने तो इतने से बोझ के अंदर इतना इमोशनली रिएक्ट कर दिया है। तो वो फिर आपको कभी भी एक बड़ी लाइफ नहीं देंगे। तो इस वजह से नेवर इमोशनली रिएक्ट इन दीज सिचुएशंस। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू शुड रिस्पॉन्ड टू लाइफ, you should sit with your emotions, you should understand your emotions, you should understand what they're trying to tell you, but never react to life, because as long as life keeps happening to you, you can't ever happen to life. इसका मतलब ये है कि जब तक लाइफ आपको इतना ज्यादा पिस ऑफ कर सकती है और इतना ज्यादा इमोशनली अफेक्ट कर सकती है और लाइफ आपको इतना अफेक्ट कर सकती है, तो आप कभी भी लाइफ को अफेक्ट नहीं कर सकते, आप अपनी लाइफ नहीं बिल्ड कर सकते। तो इस वजह से respond to situations but don't emotionally react to them, because emotion is energy in motion, and जब आप energy को motion में डाल रहे हैं by emotionally reacting to these situations, तो आप अपनी vibration भी उसी level पे वाइब्रेट करवा रहे हैं जहाँ पे आप एक छोटी लाइफ ही अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह को नजर आ रहा है कि आप इतने से ही सिचुएशन के अंदर इतना रिएक्ट कर जाते हैं। तो इस वजह से अपनी स्ट्रेस टॉलरेंस बढ़ाने का एक जो सबसे कॉग्निटिव तरीका है वो ये है कि आप इस तरह की सिचुएशंस के अंदर इमोशनली रिएक्ट ही ना करें। आप ये चीज़ समझने की कोशिश करें कि वो बंदा एग्जैक्टली किस सिचुएशन में है। आप अपने लोअर ब्रेन से ना सोचें, आप अपने हायर ब्रेन और अपने हायर सेल्फ से सोचें कि यार आई ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम एन इंटेलिजेंट पर्सनस पर्सपेक्टिव कि व्हाट इज दिस गाय गोइंग थ्रू राइट नाउ। ही इज प्रॉब्ली पिस्ड ऑफ फ्रॉम हिज होल शिफ्ट एंड इस वजह से ये इतना ज़्यादा इमोशनली रिएक्ट कर रहा है। अगर मैं भी आगे से इमोशनली रिएक्ट करता हूँ तो आई एम मेकिंग हिज डे वर्स एंड आई एम लीकिंग माई वाइब्रेशन एज वेल। तो वाई शुड आई डू दैट? आई जस्ट मेंटेन माई डिवीनियर एंड बी लाइक अच्छा चलो ठीक है चलान करना है यार भाई, चलान तो इतनी सी बात पे क्या चलान है भाई, थोड़ा सा फ्लर्ट विद लाइफ अ लिटिल बिट। तो दैट इज माई रिस्पॉन्स टू यू, कैन नेवर इमोशनली रिएक्ट टू दीज काइंड्स ऑफ पीपल एंड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। बिकॉज आप ये चीज़ आप समझने की कोशिश करो, एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल मैं आपको समझाने लगा हूँ। आप जो है वो पहले इस लेवल पे वाइब्रेट कर रहे थे, इस लेवल पे आपका रेडियो ट्यून हुआ हुआ था, इतनी सी लाइफ के ऊपर आपका रेडियो ट्यून हुआ हुआ था। जब आप नई पॉडकास्ट सुनते हो, नई बुक्स पढ़ते हो, नया माइंडसेट अक्वायर करते हो, तो आप इवेंचुअली इस लेवल पे अपने रेडियो को ट्यून कर देते हो। अब इस लेवल पे जब आपने अपने रेडियो को ट्यून किया है ना, तो ये एक डेफिसिट बन गया यूनिवर्स के अंदर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि आपने एनर्जी जो है वो अपनी इंक्रीज कर दी। जब आपने इंक्रीज की तो ये वाली जो ओल्ड फ्रीक्वेंसी है ना, ये एक एंटिटी बन जाती है। ये एंटिटी बन के जो है वो आपको नीचे खींचने की कोशिश करती है। इसी वजह से जब आप चीज़ें लाइफ के अंदर अच्छी करने लग जाते हो, जब आप बड़ी अचीवमेंट्स करने लग जाते हो, तो आपको जो है ये नज़र लग जाती है। तो ये नज़र लगना
एक डिफरेंट कंसेप्चुलाइजेशन है ऑफ द ओल्ड फ्रीक्वेंसी बिकमिंग अ फिजिकल एंटिटी विच ब्रिंग्स यू डाउन, बिकॉज ये फ्रीक्वेंसी अपने आप को मेंटेन करना चाहती है। मेंटेन करने के लिए उसने आपको नीचे लेके आना है। नीचे लेके आने के लिए वो क्या करेगी, आपकी लाइफ के अंदर सर्कमस्टांसेस, पीपल और सिचुएशंस ऐसी डालेगी जिससे आप इमोशनली रिएक्ट करो, सो दैट यू ट्यून डाउन टू योर ओल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो ना कि जो ट्रैफिक वार्डन था, दैट वाज जस्ट योर ओल्ड फ्रीक्वेंसी ट्राइंग टू पुल यू डाउन। दैट वाज जस्ट योर ओल्ड फ्रीक्वेंसी ट्राइंग टू मेंटेन इटसेल्फ, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम अपना मेंटेन करना चाहती है। तो इस वजह से मेरे भाई, आई होप कि यू अंडरस्टूड दैट। बहुत कॉम्प्लेक्स मैंने आपको और बहुत हाई लेवल किस्म के प्रिंसिपल समझाए हैं, लेकिन आई होप कि दिस हेल्प यू। तो नेवर इमोशनली रिएक्ट टू दीज सिचुएशंस, बिकॉज इफ यू डू, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ स्मॉल सिचुएशंस जो आपको इमोशनली रिएक्ट कराती रहेंगी एंड यू वोंट बी एबल टू अट्रैक्ट अ बिग लाइफ। अमन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि होप ऑल ब्रदर्स आर फाइन। अच्छा, मैं एक मेडिकल फील्ड से हूँ और कुछ डेज में 5th सेमेस्टर स्टार्ट होगा, सर्जिकल टेक्नोलॉजी, और मेरा गोल ये है टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट विद इन 6 months एंड आई हैव जीरो एक्सपीरियंस इन टेक। सो ब्रदर्स हेल्प मी दैट हाउ कैन आई बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और यूनी की स्टडी भी कंटिन्यू हो। अब मैं आपको अमन एक बहुत मजे की बात बताता हूँ। मेरे पास 2 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो मेरे वीडियो एडिटर्स हैं, जो मेरे लिए काम करते हैं, यूनिवर्सिटी भी जाते हैं और अर्न भी करते हैं। वो कैसे अर्न करते हैं, उन्होंने एक स्किल सीखी भी है। तो स्किल सीखने का क्या बहुत अच्छा तरीका है अमन, कि आप क्लासरूम में जाओ, ये देखो स्किल्स ही स्किल्स पड़ी हुई हैं। अच्छा, स्किल नंबर 1 पर्सनल ब्रांडिंग, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे बनाई जाए। इसके अलावा वीडियो एडिटिंग, ठीक है, वीडियो एडिटिंग सीखो। वीडियो एडिटिंग नहीं सीखनी, एआई ऑटोमेशन सीखो। सबसे मैं कहता हूँ इन डिमांड स्किल इस वक्त एआई ऑटोमेशन है, सबसे ज्यादा इन डिमांड स्किल है। एंड दिस इज सो ईजी टू लर्न, सो ईजी टू लर्न, एंड इट पेज सो वेल। एयरबीएनबी सब लीजिंग एक ऐसी ऑप्शन है जो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। टैलेंट एजेंसी एक बिजनेस मॉडल है जो सर्विस बेस्ड बिजनेस है, जो आप कुछ इन्वेस्टमेंट के बगैर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी स्किल्स हैं। फिर आपने स्किल्स बेचनी कैसे हैं, उन पे भी मास्टर क्लासेस हैं। फ्रीलांसिंग क्या होता है कि आप ऑनलाइन अपनी स्किल बेचते हो। तो अगर आपने बेचनी है तो आप यहाँ पे हारून भाई के फ्रीलांसिंग 101, अपवर्क 101 कि फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, अपवर्क पे फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, अपवर्क पे प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करनी है, अपवर्क पे क्लाइंट्स को आउटरीच कैसे करना है, फिर उन क्लाइंट्स को आउटरीच करके उनके साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी है, फिर एक दफा प्रोजेक्ट आ गया तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे करनी है। ये सब मास्टर क्लासेस कंज्यूम करो। अगर फिर भी आपको लगता है इंडिपेंडेंटली आप नहीं कर सकते, पार्टनरशिप प्रोग्राम में जाओ। यहाँ पे पार्टनरशिप प्रोग्राम में जाओगे तो इस वीडियो को पहले पूरा देखो, सही है, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि पार्टनरशिप प्रोग्राम कैसे वर्क करता है। फिर यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को फॉलो करो और पार्टनरशिप प्रोग्राम में एनरोल हो जाओ। पार्टनरशिप प्रोग्राम में एनरोल हो जाओगे तो विद इन 30 to 60 डेज आपकी ये जो रिक्वायरमेंट थी, आपने कैसे डिस्क्राइब किया फाइनेंशियल फ्रीडम को, आपसे वकील ने पूछा कि व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम इन योर माइंड, तो यू सेड कि फाइनेंशियल फ्रीडम इन योर माइंड इज कि मेरे जहन में फाइनेंशियल फ्रीडम का ये मतलब है कि मैं अपने माँ बाप से पैसे भी ना मांगूँ। तो अगर आप 3 लाख रुपए महीने के कमा रहे होगे तो फिर आपको पैसे मांगने की नहीं जरूरत पड़ेगी। तो ये अगर आप रोज की 1 घंटे की मेहनत कर लेते हो ना, 2 घंटे की मेहनत कर लेते हो, रोज के 2 घंटे लगा लो। 2 घंटे में आपने क्या करना है, देखो हर चीज के लिए कॉज होती है और इफेक्ट होती है। कॉज को किस तरह चेंज करना है, अपने माइंड को चेंज करना है, माइंडसेट अपना इंप्रूव करना है। माइंडसेट इंप्रूव करने के लिए हमने यहाँ पे एंटरप्रेन्योर एरिना के अंदर चैलेंजेस रखे हैं। ये जो हम चैलेंजेस देते हैं ये इस वजह से देते हैं ताकि आप अपने माइंडसेट को इंप्रूव कर सको। ये देखो ये चैलेंज दिया हुआ है मैंने कि आपने अपनी जॉब की कंडीशनिंग को छोड़ना है और आपने अपने एंटरप्रेन्योरियल कंडीशनिंग को उठाना है। और फिर ये लड़के यहाँ पे चैलेंजेस पोस्ट करते हैं। तो ये देखो ये मैंने चैलेंज लगाया और ये इन सब लड़कों ने अभी लगाया है, क्योंकि अभी 23 घंटे ही गुजरे हैं तो 3 लोगों ने लगाया है। लेकिन इससे पहले वाला अगर आप देखो तो ये मैंने लगाया था, कहाँ गया, ये देखो ये मैंने लगाया था माइंडसेट सीरीज की इंट्रोडक्शन, वाई आई रिफ्यूज टू बी अ जॉबी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लड़कों ने लगाया है। उन सब ने अपने माइंडसेट्स को चेंज किया, अपने बिलीफ सेट्स को चेंज किया। बिकॉज देखो अक्सर इस तरह होता है कि हमारी बिलीफ और हमारी आइडेंटिटी एक बन जाती है, हमारे बिलीफ सेट्स और आइडेंटिटी एक बन जाते हैं। फिर जब कोई बंदा हमारी बिलीफ को चैलेंज करता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल टीम बहुत पसंद है, तो ये आपकी आइडेंटिटी के साथ इवेंचुअली मर्ज कर जाएगा। फिर जब मैं बोलूंगा ना मैनचेस्टर यूनाइटेड फजूल टीम है, तो आपको लगेगा कि मैं आपकी आइडेंटिटी को चैलेंज करूं, बिकॉज ये दोनों चीजें मर्ज करके एक बन गई थी। तो हम लोगों ने इन दोनों चीजों को छुड़वाना है, इन बिलीफ्स को चेंज करके इसकी जगह नए बिलीफ्स लेके आने, जो नए बिलीफ्स हमें एम्पावर करते हैं ताकि हम लोग एंटरप्रेन्योर्स की तरह सीखें, क्रिएटिव थिंकर्स की तरह सीखें, क्रिटिकल थिंकर्स की तरह सोचें। तो हम लोग जब ये करेंगे तो हमारा माइंडसेट इंप्रूव करेगा, कॉज चेंज करेगी, हम जो अपने पेट के अंदर खाना डाल रहे हैं वो चेंज करेगा। जिस तरह डाइट और एक्सरसाइज की वजह से फिजिक इंप्रूव करती है ना, तो डाइट जो है वो हमारा माइंडसेट है और एक्सरसाइज जो है वो हमारा एक्शन है जो हम लोग रियल वर्ल्ड में लेते हैं, जिससे हम लोग फिर पैसे कमाना शुरू करते हैं। वेदर इट्स स्किल एक्विजिशन, वेदर इट्स लर्निंग, फ्रीलांसिंग, वेदर इट्स परफॉर्मिंग दोज एक्शंस जिसकी वजह से हमारा बिजनेस ऊपर जाए। तो ये दोनों चीजें हमने ठीक करनी है और दोनों के लिए आपको यहाँ पे बेसिकली प्रोवाइड की जा रही हैं चीजें। तो आपने भी यही करना है कि इन दोनों चीजों को ठीक करो
और इन दोनों चीज़ों को ठीक करोगे, देन यू विल बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट विद इन 30 to 60 डेज, बहुत ईजिली। रोज आपने 2 घंटे इन्वेस्ट करने हैं, उनमें से कुछ टाइम लगाओ इन परफॉर्मिंग द entrepreneurial arena challenges, एंड उसके अलावा कंज्यूम द मास्टर क्लासेस एंड इवेंचुअली रिक्वेस्ट एक्सेस टू द पार्टनरशिप प्रोग्राम। तो ये मेरा आपको सजेशन है, ये करोगे, इसकी वजह से जो है वो आप बहुत इजीली पैसे कमाना शुरू कर सकते हो। और आपने मुझे बताया कि आप चाहते हो कि बस आप इतने कमाओगे जहां पे आपको अपने माँ बाप से ना मांगने पड़े पैसे, तो 3 लाख में आप बहुत इजीली अपना गुजारा कर लोगे, बल्कि अपनी ख्वाहिशात भी पूरी कर लोगे। तो इस वजह से आई वुड रिकमेंड टू यू गाइस एंड यू इन स्पेसिफिक अमन कि इन चीजों के ऊपर एक्ट करो, एंड आई बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर प्रोग्रेस इन द कम्युनिटी इंशाल्लाह। झलक ने हमारी कम्युनिटी कारवां के अंदर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि उज़ैर भाई, आई वांटेड टू आस्क यू समथिंग अ बिट पर्सनल, नॉट अबाउट करियर और सक्सेस, but just in daily life, how does one become a good son? Like, what little things can I do that actually matter to parents? I'm not talking about achievements or money, just becoming someone they feel proud of quietly. Please give me easy, actionable things. I'm genuinely and desperately looking for your answer. So it is a very good sign कि झलक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, because जनरली जो है वो हमारी टीन एज के अंदर ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स को रिजेंट कर रहे होते हैं। हमारी आदत ही ये बनी होती है कि हर वक्त जो है वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाएं, और पेरेंट अगर बोल रहा है कि ये वाला काम ना करो, हम वो वाला काम जो है वो ज़्यादा कन्विक्शन के साथ करें, क्योंकि हम लोग ये कंसिस्टेंटली करते रहते हैं। जब हम लोग अपने एडल्टहुड के अंदर आते हैं, लाइक आई एम 25 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ, एंड मुझे भी ये बात रियलाइज़ होते हुए काफ़ी टाइम लग गया था। बैक व्हेन आई वाज 22 ईयर्स ऑफ एज, तब मुझे इन बातों की एक्चुअल रियलाइजेशन हिट होना शुरू हुई थी कि यू रियली हैव टू मेक श्योर कि यू मेक योर पेरेंट्स प्राउड एवरी सिंगल डे। एंड हम लोग, क्योंकि टीनेज के अंदर हमारी ये प्रोग्रामिंग हुई भी होती है, हम लोग उस फेज़ को कभी भी आउटग्रो ही नहीं करते, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर जनरली ही लड़के जो है वो कभी भी मर्द ट्रूली बनते ही नहीं हैं। उन्हें नहीं पता होता कि व्हाट मेक्स देम अ ट्रू मैन। तो इन दिस लिटिल वीडियो आई विल बी टेलिंग यू गाइज अबाउट 5 थिंग्स जो आप लोगों को करनी चाहिए इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि योर पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ यू। मैंने इस तरह अपने आईपैड के ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, और हम जो है वो इन पॉइंट्स को कवर कर रहे होंगे। तो नंबर 1 पॉइंट है कि दे डोंट ओ यू एनीथिंग एनी मोर। सही है, हम लोग जो है एट द एज ऑफ 18-19 जो है, अगर आप बाहर के ममालिक के अंदर देखो तो बच्चे जो है वो यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, और उसके बाद जो है वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो ऑड जॉब्स करते हैं, पैसे कमाना शुरू करते हैं और अपने आप को उठा लेते हैं। ठीक है, अपने खुद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। बट हमारा प्रॉब्लम स्पेशली हमारी सोसाइटीज़ के अंदर क्या है कि हम लोग इंडिपेंडेंट होते होते इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। व्हेन वी आर इन आवर यूनिवर्सिटी ईयर्स, तब भी हम लोग अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी ले रहे होते हैं, और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि हम इंडिपेंडेंट नहीं बनते, हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं आती। और जब हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं है तो हम लोग मर्द नहीं है, हम लोग बच्चे नहीं हैं। तो इस वजह से जो है वो यू हैव टू रियलाइज कि योर पेरेंट्स डोंट ओ यू एनीथिंग एनी मोर। वट दे आर डूइंग राइट नाउ फॉर यू, इफ यूर 24-25 ईयर्स ऑफ एज और वो फिर भी आपको पैसे दे रहे हैं, वो सिर्फ अपनी गुडविल की वजह से दे रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप जो है वो अच्छे सक्सेसफुल इंसान बनो, बट दे डोंट ओ यू दिस स्टफ। ठीक है, मतलब आपको जो है वो 20-21 ईयर्स ऑफ एज में एटलीस्ट इतने काबिल हो जाना चाहिए कि आप अपना खर्चा खुद उठा लो। बट हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अपना खर्चा भी नहीं उठा पाते। आई नो कि यू टॉक्ड अबाउट कि यार आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अचीवमेंट्स ऑफ मनी, बट दिस इज समथिंग दैट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि वी नीड टू बिकम इंडिपेंडेंट एज सून एज पॉसिबल। एंड हमारी सोसाइटीज़ के अंदर जनरली, आई एम टॉकिंग टू एवरीवन हियर, हमारी सोसाइटीज़ के अंदर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग यूनिवर्सिटी ईयर्स में और स्कूल ईयर्स के अंदर हम लोग अपने आप को एक्चुअली इंडिपेंडेंट नहीं बना पाते। तो नंबर 1 इज कि यू हैव टू रियलाइज दे डोंट ओ यू एनीथिंग एनी मोर। नाउ इट इज़ योर पार्ट कि आप जो है वो पैसे कमाना शुरू करो, और पैसे कमाने से जो है वो फिर जेन्युइनली गिव देम अ लाइफ दैट दे कैन बी प्राउड ऑफ। द सेकंड थिंग इज ग्रैटिट्यूड। यू डोंट अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स जो है वो कितनी बड़ी नेमत है। अगर आप जानना चाहते हो ना कि पेरेंट्स कितनी बड़ी नेमत है, किसी ऐसे बंदे से जाके पूछो जिसके वालिद साहब हयात नहीं है, जिसकी वालदा हयात नहीं है। उन लोगों से जाके पूछो जिनकी मदर नहीं एग्जिस्ट करती। सही है, उन लोगों से जाके पूछो जिनके फादर अब नहीं एग्जिस्ट करते, पास अवे करके। उन लोगों से जाके आप पूछो कि यार पेरेंट्स कितने ज़्यादा याद आते हैं। तो देखो, हम लोगों का टाइम जो है वो इनके साथ लिमिटेड है। They're a lot older than us, so they're going to pass a lot earlier than us. So this is a realization that we don't truly get. And मैंने जो है वो अपने इर्द गिर्द बहुत से अजीज़ों में देखा है कि वो पूरी लाइफ अपने पेरेंट्स को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करते थे। एंड when their parents passed away, तो when they passed away, तो बच्चों के अंदर रिग्रेट रहता है कि यार काश मैंने अपने वालिद को थोड़ा सा और प्यार दे दिया होता, काश मैंने अपनी माँ को थोड़ा सा और प्यार दे दिया होता। और हमारी सोसाइटी के अंदर जनरली, बिकॉज वी आर encouraged to not be emotionally open in the sense with our parents कि यार हम लोग अपने बाप को जाके बोलेंगे यार आई एम ग्रेटफुल फॉर यू फॉर गिविंग मी सच अ ग्रेट लाइफ। आप अपनी माँ को जाके बोलेंगे यार, जब वो आपको सुबह नाश्ता ला के देंगे, थैंक यू माँ जी, आज नाश्ता इतना मज़े का था। तो अगर आप ये चीज़ें नहीं करते तो बाद में जो है जब ये लोग पास कर जाएंगे उसके बाद आपको याद आएगा कि यार मे बी आई शुड हैव थैंक्ड माई मदर, मे बी आई शुड हैव been grateful to my father for giving me the life that he gave me. तो we really need to do this, and इसी वजह से मैं इस कम्युनिटी के अंदर भी मैंने वो कॉन्फिडेंस मास्टर क्लास के अंदर एक एक्शनेबल स्टेप दिया हुआ था कि आप एक पूरी लिस्ट लिखें जिसके अंदर आपने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जिसकी वजह से यू आर ग्रेटफुल टू योर फादर, एंड गो अहेड एंड एक्सप्रेस दैट टू योर फादर विद योर ओन वर्ड्स। द रीजन फॉर दैट इज कि हम लोग जो है वो जनरली क्योंकि इमोशनली ओपन नहीं होते, तो वी आर ऑल्सो नॉट ओपन टू constructive criticism because we don't have a good relationship with a masculine pillar in our life.
क्योंकि हमारी फादर्स के साथ अच्छी रिलेशनशिप नहीं होती, तो जब फिर उसके बाद हमें एडल्टहुड के अंदर हमारा कोई दोस्त हमें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देता है कि यार तू थोड़ा सा मोटा हो रहा है यार, थोड़ा सा वेट कम कर ले, तो हम उस पर डिफेंसिव हो जाते हैं बिकॉज हमारी अपने फादर्स के साथ रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं होती। तो द वे टू हील दिस इज बी ग्रेटफुल टू योर फादर। सही है, द वे टू हील your way of expressing love to the female nature as well as by expressing gratitude to your mother। आप जो है वो अपनी माँ जो है जो इतना अच्छा खाना बनाती है, उन्हें जाके इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करो, वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को वैल्यू करेंगे यार। अच्छा, और तीसरा है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। नाउ यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि यार जनरली जो है ना, आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो अपने पेरेंट्स को, बट उससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यू शो विद योर एक्शंस के यू आर स्टार्टिंग टू बिकम रिस्पॉन्सिबल। यू आर स्टार्टिंग टू बिकम समवन हु इज़ 100% इंडिपेंडेंट। आपके पेरेंट्स जब जनरली आपको देखें ना, तो उन्हें ये चीज़ नहीं नजर आनी चाहिए कि यार ये पूरा दिन अपने बेड के ऊपर लेटा रहता है और फ़ोन के ऊपर लगा रहता है। आपके पेरेंट्स को ये नजर आना चाहिए कि यार अगर हम 2-3 दिन इससे आंख हटा दें तो ये अपने आप को हैंडल कर लेगा। दैट इज़ व्हेन योर पेरेंट्स विल स्टार्ट टेकिंग यू सीरियसली। दैट इज़ व्हेन आप जो अपनी एडवाइस और अपनी जो आउटलुक्स अपने पेरेंट्स को देते हो कि यार हम ये वो ये इस तरह कर लेते हैं, तब वो इस चीज़ को रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। तब दे स्टार्ट टू लेट यू इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ द फैमिली सो दैट यू कैन गिव देम एडवाइस ऑन दैट एज वेल। मैंने भी खुद इस तरह नोटिस किया कि व्हेन आई स्टार्टेड बिकमिंग इंडिपेंडेंट, तो मेरे पेरेंट्स खुद मुझे बोलते थे कि उज़ैर बेटा यार इस मामले में हमें नहीं समझ आ रही कि हम लोग क्या करें, तो आपके ख्याल में ऐसा मतलब क्या करना चाहिए हमें इस सिचुएशन में। तो फिर मैं उन्हें बताता था, दे यूज्ड टू वैल्यू माय ओपिनियन, एंड ये तभी होना शुरू हुआ था व्हेन आई स्टार्टेड टू शो विद माय एक्शंस कि आई एक्चुअली वर्क ऑन माय क्राफ्ट, आई एम एक्चुअली सीरियस अबाउट माय लाइफ, आई एम नॉट डूइंग स्टूपिड शिट। जब आप कंसिस्टेंटली ये करते हो, योर एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स एंड दे टेल योर पेरेंट्स कि ये बच्चा इंडिपेंडेंट है, एंड दैट इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड दैट यू कैन शो टू योर पेरेंट्स कि दे रेज समवन हु इज अ रिस्पॉन्सिबल एडल्ट। नंबर 4 इज कि अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक्स दैट यू मेड। हम लोगों ने अपने टीनेज के अंदर बहुत मिस्टेक्स की अपने पेरेंट्स के साथ। हम लोग अक्सर अपनी माँ के आगे जो है वो गुस्सा हो जाते थे, हम लोग अपने बाप की बात रद्द कर देते थे। तो ये जो है ये मिस्टेक्स हैं हमारी तरफ से, सही है, एंड हमारे पेरेंट्स का जो है वो हक बनता है कि हम लोग जो है वो इन चीज़ों के लिए, ये जो हम लोगों से बचपन के अंदर मिस्टेक्स हुई, इनके लिए हम लोग सॉरी करें। अब देखो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई सॉरी करने से जो है वो बंदे का मुंह झुक जाता है, लेकिन मेरे ओपिनियन में यार आप पेरेंट्स के सामने भी अपनी ईगो रखोगे, सही है, अपनी पेरेंट्स के सामने भी बोलोगे कि यार मैं नहीं बोलता सॉरी, यार मैं शहनशाह आदमी हूँ, मैं नहीं बोलता सॉरी। लेकिन यार यू हैव टू रियलाइज कि योर पेरेंट्स डिजर्व दिस मोर देन एनी वन एल्स। एंड पेरेंट्स के सामने इतनी ईगो ना रखो यार, पेरेंट्स के सामने जाके बोलो, पेरेंट्स के जाके पैर भी दबा दो यार, जाके अपने बाप के पैर दबाओ, जाके अपनी अपनी माँ के पैर दबाओ, सही है। एंड इसके अंदर कोई शर्म वाली बात नहीं है, इससे आप कोई कम मर्द नहीं बनोगे, बल्कि आप ज़्यादा मर्द बनोगे, क्योंकि आपके माँ बाप आपकी इतनी ज़्यादा इज्जत करेंगे और जितनी ज़्यादा आपको दुआएं देंगे। बेशक इफ़ यू बिलीव इन अल्लाह, इफ़ यू बिलीव इन भगवान, इफ़ यू बिलीव इन जीसस, इफ़ यू बिलीव इन एनीथिंग दैट यू बिलीव इन, आपको जो है जो जितनी ज़्यादा दुआएं मिलेंगी अपने माँ बाप से, वो ऑनेस्टली अनपैरेलल्ड है। एंड जब आपके लिए इतनी ज़्यादा गुडविल आपको बैक कर रही है, तो सोचोगे यार दुनिया में आपको कौन कुछ बोल सकता है। जब आपकी माँ आपके लिए दुआ करती है ना, तब पूरी दुनिया आपको कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि आपके पीछे माँ की दुआ है। तो आपने अक्सर वो देखा होगा ना, पीछे ट्रक्स के पीछे लिखा हुआ होता है कि ये सब मेरी माँ की दुआ है। तो आप भी जो है ना वो मतलब इस तरह करके ठान के चला करोगे कि भाई मेरी माँ की दुआ है मेरे पीछे, सही है। तो या यू शुड लाइक अपोलोजाइज, गो अहेड एंड उन्हें जाके बोलो कि यार अबू, मैं जो है ना वो आपके साथ एक दिन मिसबिहेव कर गया था जब मैं 17 साल का था, और आपने मुझे बोला था कि जल्दी उठा करो, और मैंने आगे से बोला था कि पापा मैं रात को ही सोता हूँ, तो रात को लेट ही सोता हूँ, या रात को मैं नाइट आउल हूँ, और उस पर जो है वो मैं रिएक्ट कर गया था और मैं रूड हो गया था। इस चीज़ के लिए उनसे अपोलोजाइज़ करो, बिकॉज ये अपोलोजाइज़ करोगे तो उससे आप लोगों की रिलेशनशिप अच्छी होगी, आपके पेरेंट्स आपको दुआ देंगे, एंड यू विल हैव गुड विल बैकिंग यू, एंड जेन्युइन गुड विल बैकिंग यू, बिकॉज नो वन wants you to be successful more than your parents do. Number 5 is build a life that they can rely on. अब you have to understand कि आजकल के टाइम के अंदर it is a lot easier now. Actually, it is the easiest that it has ever been to actually make some substantial money. ये जो है इतनी ज़्यादा ईज पहले नहीं थी हमारे पेरेंट्स के टाइम में। The way to make money was to go to university, start a job, and then buy a house, and that was their life. That's it. ठीक है। तो बट आजकल के टाइम के अंदर इट इज़ पॉसिबल नाउ बिकॉज सो मच मनी इज इन सर्कुलेशन, एंड बिकॉज अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस, एंड बिकॉज ऑफ इंटरनेट, एंड बिकॉज ऑफ ऑनलाइन बिजनेसेस, इट इज़ सो पॉसिबल। आपके सामने इतने ज़्यादा लड़के हैं जो अपनी 20s के अंदर हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ संवार दी है, जिन्होंने अपनी लाइफ को कम्प्लीटली मतलब सारी अपनी अचीवमेंट्स अचीव कर ली अपनी 20s के अंदर ही। तो इट इज़, आई नो कि आपने बात की है कि नॉट अबाउट अचीवमेंट्स ऑफ मनी, बट दिस इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड दैट यू कैन शो टू योर पेरेंट्स, एंड दैट इज़ के 20s के अंदर ही अपने आप को इतना संभाल लो कि मतलब आप 20s के अंदर यार इतनी ज़्यादा मेहनत करो कि यार 2-3 साल के लिए यू ट्राई टू मेक श्योर कि यार आप थोड़ा सा अपनी सोशल लाइफ को भी सैक्रिफाइस कर लो, आप थोड़ा सा जो है वो अपनी अपनी हॉबीज़ को भी सैक्रिफाइस कर लो, एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ विद सो मच कमिटमेंट एंड कन्विक्शन कि आप अपने आप को इस तरह बिल्ड कर लो कि यू बिकम फाइनेंशियली कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, आपके पास फाइनेंशियल टाइम
और लोकेशन फ्रीडम तीनों आ जाएं सो दैट यू कैन गिव योर पेरेंट्स द बेस्ट लाइफ पॉसिबल। आप उनको उनकी मर्जी का घर लेके दो, आप उनको उनकी मर्जी की गाड़ी लेके दो। एंड आई वांट यू गाइस टू इमेजिन दीज थिंग्स एज इफ दीज थिंग्स हैव ऑलरेडी हैपेंड। इमेजिन कि आप जो है वो अपने बाप को एक गाड़ी लेके दे रहे हो। इमेजिन कि आप अपनी माँ को जो है वो उनका फेवरेट गोल्ड का सेट लेके दे रहे हो। इमेजिन कि आप अपने पेरेंट्स के लिए जो है वो उनकी फेवरेट आबादी के अंदर घर लेके दे रहे हो। बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी वेरी पावरफुल एंड if you repeat these things over and over again in your mind with emotional conviction, trust me when I tell you, they will become true. And if you're consuming content like this, if you're actually in the mindset of यार कि मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि ये झलक ने पूछा कि how to become a good son, it means कि उसके अंदर ये conviction है कि मैं चाहता हूँ कि अच्छा बेटा बनूँ। तो if you're consuming content like this and if you're asking for information like this, there is no doubt in the world that you will give your parents the best life possible. So if you keep visualizing these things with emotional conviction कि यार मैं अपने माँ बाप को जो है वो उनकी ड्रीम लाइफ अचीव करके दे रहा हूँ, तो उसकी वजह से जो है वो जेन्युइनली, ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू, इट विल मटीरियलाइज, इट विल कम टू रियलिटी इफ़ यू विजुअलाइज इट लॉन्ग इनफ एंड इफ़ यू हैव द वर्क टू बैक इट एज वेल। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने एड्रेस करने थे कि हाउ यू कैन बिकम अ गुड सन। अगर और भी आप लोगों में से किसी का भी कोई क्वेश्चन होता है तो यू कैन पोस्ट देम हियर इन द कम्युनिटी एंड आई विल एड्रेस देम इंशाल्लाह इसी तरह एक वीडियो में। मुज़ैफ़र का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम मुज़ैफ़र भाई, आई नीड अ सजेशन फ्रॉम यू। आई हैव कंप्लीटेड माय ओ लेवल्स और अभी मेरा ए लेवल स्टार्ट होने वाला है, तो आई एम अ लिटिल बिट कंफ्यूज कि मुझे ए लेवल्स करना चाहिए या नहीं। एज यू ऑल्सो नो, ए लेवल्स इज क्वाइट डिफिकल्ट एंड आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंटिन्यू वर्क ऑनलाइन एंड स्टडी ए लेवल्स एट द सेम टाइम। आई ऑल्सो हैव अनदर ऑप्शन ऑफ स्विचिंग टुवर्ड्स बोर्ड विच इज क्वाइट ईजी एज कम्पेयर टू ए लेवल्स। So kindly guide me that is it really difficult to study A levels and learn a skill at the side? By the way, Uzair bhai, I am a medical student. Number one is कि ये चीज़ याद रखो कि A levels और O levels जो है वो पाकिस्तान में रहते हुए एक सुपर पावर है if you use it correctly because of the kind of exposure that you will be getting as a result of this. अगर आप बोर्ड में जाके लग जाते हो और इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लग जाते हो कि मैं प्री मेडिकल करूंगा और उसके बाद इवेंचुअली एक मेडिकल के अंदर चला जाऊंगा, तो ये बात अपने माइंड में रखो कि उसके अंदर एज अ पर्सन आप इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहे होगे। मेरे ओपिनियन में एज अ पर्सन और सॉफ्ट स्किल्स ग्रो करना आपके लिए आपके करियर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वजह मैं आपको इसकी बताऊं, क्योंकि एक बंदा जिसका करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रॉग है, किताबी कीड़ा है, 90% मार्क्स लेता है लेकिन बोलना नहीं आता। ऑन द कॉन्ट्ररी एक बंदा 75% मार्क्स वाला है, बोलना बहुत अच्छा आता है, लोगों को कन्विंस करना आता है, सेल्स प्रिंसिपल्स आते हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना आता है, रिलेशनशिप्स बिल्ड करना आता है। कौन ज़्यादा सक्सेसफुल होगा? दूसरा वाला बंदा। क्यों? क्योंकि उसे सॉफ्ट स्किल्स आती हैं एंड दैट इज़ व्हाट ट्रूली मैटर्स। वो बंदा जो है वो किसी बंदे के साथ कॉन्वर्सेशंस इनिशिएट ही नहीं कर पाएगा, रिलेशनशिप्स नहीं बिल्ड कर पाएगा, वो एक पॉइंट के ऊपर आएगा और वहाँ पे बस पूरी ज़िंदगी जॉब करता रहेगा, कभी भी प्रमोट नहीं होगा। प्रमोशन के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? कम्युनिकेशन, मेकिंग द बॉस फील इंपॉर्टेंट एंड एक्टिव कम्युनिकेशन विद द होल जॉब कम्युनिटी। इस वजह से जो है वो मैं आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा सजेस्ट करूँगा। मैंने अपने ए लेवल्स के अंदर जितना ज़्यादा एक्सपोजर लिया और जितना ज़्यादा मुझे उस एक्सपोजर ने हेल्प किया, उसको मैं आपको लफ्ज़ों के अंदर ऑनेस्टली बयान भी नहीं कर सकता। तो 100% आई वुड रिकमेंड टू यू कि बोर्ड की तरफ ना जाओ। इवन इफ यूर अ मेडिकल स्टूडेंट, गो अहेड एंड परसू ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स, बिकॉज जितना ज़्यादा मैंने इंग्लिश लर्न किया, जितना ज़्यादा मैं अच्छे लोगों के साथ बैठा हूँ, जितना ज़्यादा मुझे लोगों के बारे में अंदाज़ा हुआ है, जितना ज़्यादा मुझे लड़कियों के साथ कन्वर्स करना है, जितना ज़्यादा मुझे ओवरऑल रिलेशनशिप्स को कैरी करना है, जितना ज़्यादा मुझे एक्सपोजर और नॉलेज मिला है, ऑनेस्टली आई कांट से कि मुझे सेम मिला होता अगर मैंने बोर्ड की तरफ मूव किया होता या एफएससी किया होता। तो इस वजह से आई वुड रिकमेंड टू यू कि 100% गो फॉर ए लेवल्स।